हेलो फ्रेंड्स, कल हमने व्यतिकरण और उसके दो प्रकार पढ़े। व्यतिकरण के दो प्रकार क्या होते हैं? संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। कल हमने व्यतिकरण की परिभाषा भी पढ़ ली थी। व्यतिकरण की परिभाषा क्या होती है? जब लगभग समान आयाम व लगभग समान आवर्ती की दो तरंगें एक ही दिशा में चलती हुई अध्यारोपित होती हैं तो एक स्थान पर तीव्रता अधिकतम और एक स्थान पर तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होती है, और इस घटना को हम व्यतिकरण कहते हैं। और संपोषी व्यतिकरण क्या था? संपोषी व्यतिकरण जब तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है तो वो संपोषी व्यतिकरण की स्थिति होती है, और जब तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होती है तो विनाशी व्यतिकरण की स्थिति होती है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें। तो देखो, व्यतिकरण की आवश्यक शर्त क्या होती है? देखो, पहली शर्त क्या है? जबकि ये वाला क्वेश्चन 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, उसमें वहाँ पर दो शर्तें पूछी गई थी। देखो, पहली शर्त क्या है? दोनों प्रकाश स्रोत कला संबंध होने चाहिए। तो कला संबंध का मतलब क्या होता है? यदि कलांतर नियत हो, अगर दो स्रोतों के मध्य जो कला है, कला का जो अंतर हो, यदि नियत हो तो कला संबंध स्रोत कहलाते हैं। तो पहली शर्त क्या होगी? दोनों कला संबंध होने चाहिए। दूसरी शर्त क्या है? दोनों प्रकाश स्रोत एक वर्णीय होने चाहिए। एक वर्णीय का मतलब क्या होता है? देखो, नाम से स्पष्ट है, एक वर्णीय, एक ही कलर। एक ही कलर मतलब एक ही रंग, मतलब एक वर्णीय स्रोत जिनकी आवर्ती और तरंग दैर्ध्य बराबर हो, वो क्या होता है? एक वर्णीय स्रोत होता है। जिनकी आवर्ती और तरंग दैर्ध्य बराबर हो, वो क्या होता है? एक वर्णीय प्रकाश स्रोत कहलाता है। तो ये दूसरी शर्त हो गई, एक वर्णीय होना चाहिए। अब देखो, तीसरी शर्त क्या होती है? दोनों तरंगों की आयाम लगभग बराबर होने चाहिए। तो आयाम लगभग बराबर, तो ये वाली बात परिभाषा के अंदर भी आई थी कि आयाम लगभग बराबर और आवर्ती भी बराबर, ये बात भी परिभाषा के अंदर आ गई थी। तो दोनों तरंगों की आयाम जो है वो लगभग बराबर होनी चाहिए। अब आयाम लगभग बराबर क्यों होने चाहिए? क्योंकि यदि आयाम बराबर होगा तो संपोषी व्यतिकरण की स्थिति में अधिकतम तीव्रता प्राप्त होगी और विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में न्यूनतम तीव्रता प्राप्त होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आयाम लगभग बराबर होना चाहिए। ये व्यतिकरण की बहुत ही आवश्यक शर्त है। नंबर 4 शर्त क्या है? कि दोनों तरंगें एक ही दिशा में संसरित होनी चाहिए। कि दोनों तरंगों का जो संसरण है वो एक ही दिशा में होना चाहिए, एक ही दिशा में, इस प्रकार से। पांचवी शर्त क्या हुई? कि रेखाचित्र संकीर्ण होना चाहिए। कि जिस रेखाचित्र से होकर जो तरंगें गुजर रही हैं, जो तरंगागर गुजर रहा है, वो बहुत ही संकीर्ण होना चाहिए। मोटा रेखाचित्र नहीं होना चाहिए। रेखाचित्र मतलब मोटा सा नहीं होना चाहिए। अगर मोटा रेखाचित्र होगा तो प्रकाश सीधा गुजर जाएगा, कोई भी व्यतिकरण नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि रेखाचित्र क्या होना चाहिए? संकीर्ण होना चाहिए। बहुत ही आवश्यक शर्त है ये, संकीर्ण होना चाहिए। अब देखो, ये हम व्यतिकरण है तो हमने व्यतिकरण की आवश्यक शर्त पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे यंग का द्विस्लिट प्रयोग है। यंग ने क्या किया? उसने दो स्लिट ली, स्लिट S1 व S2। स्लिट का मतलब क्या होता है? रेखा छिद्र। स्लिट का मतलब क्या होता है? रेखा छिद्र। तो यंग ने एक व्यतिकरण प्रयोग किया, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो उसने दो स्लिट ली और उसने एक व्यतिकरण प्रयोग किया, तो उसने संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण की स्थिति प्राप्त की। तो वही क्या होता है? यंग का द्विस्लिट प्रयोग कहलाता है, द्विस्लिट प्रयोग। अब देखो, इस प्रयोग को हम पढ़ते हैं कैसे क्या होता है। देखो, उसने स्टार्टिंग में क्या लिया? उसने एक वर्णीय प्रकाश स्रोत लिया, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत। अब ये बिंदु स्रोत है, ये क्या है? बिंदु स्रोत है। और हम जानते हैं कि बिंदु स्रोत से क्या होता है? गोलीय तरंगागर निकलता है। क्या निकलता है? गोलीय तरंगागर निकलता है। तो बिंदु स्रोत से जब गोलीय तरंगागर निकलता है तो वो शृंग और गर्त के रूप में निकलता है। शृंग और गर्त, शृंग का मतलब होता है उभार, और गर्त का मतलब क्या होता है? गड्ढा, मतलब कम तीव्रता, और शृंग का मतलब क्या होता है? अधिक तीव्रता। तो ध्यान रहना चाहिए कि जो गोलीय तरंगागर होता है वो शृंग और गर्त के रूप में निकलता है। तो देखो, यहाँ पर जो प्रयोग में जो है ना, प्रयोग में पक्की लाइन को शृंग दर्शाया गया है, और कच्ची लाइन जो डॉटेड जो लाइन है, डॉटेड लाइन को गर्त दर्शाया गया है। तो शृंग को पक्की लाइन से और गर्त को कच्ची लाइन से दर्शाया गया है। तो जब ये गोलीय तरंगागर स्लिट S1 व S2 से टकराता है तो यहाँ पर एक नया तरंगागर बन जाता है। जब स्लिट S1 व S2 से टकराएगा तो यहाँ पर नई तरंगिकाएँ निकलती हैं, तरंगिकाएँ।
द्वितीयक तरंगिकाएं। इन द्वितीयक तरंगिकाओं के बारे में हाइगेन्स ने बताया था। हाइगेन्स एक वैज्ञानिक था, हाइगेन्स, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो द्वितीयक तरंगिकाओं के बारे में हाइगेन्स ने बताया था। तो ये जब ये तरंगागर गोलीय तरंगागर S1 व S2 से टकराता है तो यहाँ पर नई तरंगिकाएं बन जाती हैं और इनमें भी क्या होता है, शरंग और गर्त होता है। अब देखो, तो S2 से भी तरंगिकाएं निकल रही हैं और S1 से भी तरंगिकाएं निकल रही हैं। चलो ठीक है। अब देखो, जब ये तरंगिकाएं मिलती हैं, S1 की तरंगिकाएं और S2 की तरंगिकाएं मिलती हैं तो पर्दे पर क्या होता है, पर्दे पर हमें व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। पर्दे पर क्या प्राप्त होता है, व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। अब ये व्यतिकरण प्रतिरूप होता कैसे है वो देखना है। तो व्यतिकरण प्रतिरूप जो होता है वो हमें कैसे मिलता है, प्रयोग में यंग ने जो प्रयोग किया था उसमें हमें व्यतिकरण प्रतिरूप कैसे मिला था वो देखना है। देखो, हमें जो केंद्रीय जो है, जो बिल्कुल सेंटर में जो है, बिल्कुल सेंटर में हमें दीप्त फ्रिंज मिलती है। दीप्त सेंटर में बिल्कुल दीप्त मतलब चमकीला धब्बा। दीप्त का मतलब क्या होता है, चमकीला धब्बा। बी का मतलब ब्राइटनेस, बी का मतलब क्या होता है, ब्राइटनेस। और डी का मतलब क्या होता है, डार्कनेस, काला धब्बा। तो ये चमकीला धब्बा और काला धब्बा कैसे बनता है वो समझना है हमें, कि चमकीला कैसे बना और काला धब्बा कैसे बना। तो देखो, दीप्त का मतलब संपोषी व्यतिकरण और अदीप्त का मतलब विनाशी व्यतिकरण। देखो, ये एक पर्दा दिखाया गया, यहाँ पर पर्दा N है और ये दो स्लिट S1 व S2 हैं और ये क्या है, एक वर्णीय प्रकाश से स्रोत है और ये क्या है, द्वितीयक तरंगिकाएं हैं और ये क्या है, गोलीय तरंगागर। ठीक है। तो देखो, यहाँ पर एक बात स्पष्ट है, एक बात स्पष्ट लिखी हुई है कि देखो, जब मतलब ये डॉटेड लाइन और ये डॉटेड लाइन, मतलब डॉटेड का मतलब क्या होता है, गर्त। तो जब गर्त गर्त मिल रहा है और ये पक्की लाइन और इसकी पक्की लाइन, तो मतलब ये शरंग शरंग हो गया। फिर इसकी कच्ची लाइन और इसकी कच्ची लाइन, मतलब द्वारा क्या हो गया, गर्त से गर्त हो गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, देखो, डॉटेड डॉटेड मतलब गर्त गर्त, मतलब ये पक्की पक्की मतलब शरंग। तो जब गर्त गर्त या शरंग शरंग मिलता है, ये वाला शरंग और ये वाला शरंग, ये वाला गर्त और ये वाला गर्त, तो जब शरंग से शरंग और गर्त से गर्त मिलता है तो क्या बनता है, तो तब ये सारे मिलकर के आगे क्या बन जाएगा, दीप्त फ्रिंज बन जाएगी। दीप्त फ्रिंज का मतलब होता है चमकीला, तो सेंटर पॉइंट में चमकीला धब्बा मिल जाएगा। वैसे ही देखो आगे, जब इसका गर्त और इसका शरंग, तो एक ये पॉइंट हो गया, इसका शरंग और इसका गर्त, तो जब ये शरंग से गर्त और गर्त से शरंग मिलता है तो वहाँ पर क्या मिलेगा अपने को, काला धब्बा मिलेगा, डार्क पॉइंट मिलेगा, डार्क पॉइंट। तो इस प्रकार से नीचे भी चलता रहेगा। तो एकांतर क्रम में हमें चमकीला व काला धब्बा मिलता रहेगा। एकांतर क्रम में देखो, सबसे पहले हमें ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, वैसे ही नीचे समांतर, डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, वैसे एकांतर क्रम में चमकीले व काले धब्बे मिलते रहेंगे। ठीक है। तो दीप्त व अदीप्त फ्रिंजें एकांतर क्रम में मिलते रहेंगी। फ्रिंज का मतलब क्या होता है, धब्बा। फ्रिंज का मतलब यहाँ पर क्या होता है, धब्बा होता है। फ्रिंज का मतलब धब्बा। तो दीप्त फ्रिंज मतलब चमकीला धब्बा, मतलब वहाँ पर तीव्रता अधिकतम आएगी, संपोषी व्यतिकरण बनेगा। और अदीप्त फ्रिंज मतलब वहाँ पर काला धब्बा मिलेगा, विनाशी व्यतिकरण की स्थिति होगी। तो देखो, वही बात यहाँ पर दिखाई हुई है कि शरंग का मतलब क्या होता है, पक्की लाइन। गर्त का मतलब क्या होता है, डॉटेड लाइन। और फ्रिंज का मतलब क्या होता है, धब्बा होता है, धब्बा। जैसे काला धब्बा, जैसे चमकीला धब्बा। तो फ्रिंज का मतलब क्या होता है, धब्बा होता है। चलो ठीक है। तो ये इसने प्रयोग किया, इस प्रयोग में इसने देखा कि एकांतर क्रम में, इस प्रयोग का निष्कर्ष क्या निकला कि एकांतर क्रम में दीप्त व अदीप्त फ्रिंजें मिलती हैं और दीप्त, सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता बराबर होती है। सभी दीप्त, ये ब्राइटनेस, ये ब्राइटनेस, ये ब्राइटनेस, तो सभी ब्राइटनेस बराबर हैं। सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता क्या है, बराबर है। ऐसे नहीं है कि इसकी तीव्रता ज़्यादा है, इसकी तीव्रता कम है। सभी ब्राइटनेस की तीव्रता क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर तीव्रता सबकी एक समान प्राप्त होती है। सभी चमकीले धब्बों की तीव्रता क्या होती है, एक समान प्राप्त होती है। तो इसने प्रयोग किया, एकांतर क्रम में दीप्त व अदीप्त फ्रिंजें प्राप्त हुई। चलो ठीक है। अब देखो, इसको हम देख लेते हैं। केस फर्स्ट, जब शरंग से शरंग और गर्त से गर्त मिलता है तो दीप्त फ्रिंज बनती है, अर्थात पर्दे N पर चमकीला धब्बा प्राप्त होता है, अर्थात तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है। अतः यह संपोषी व्यतिकरण की स्थिति होगी। ये हमने प्रयोग में देख लिया ये बात कि संपोषी व्यतिकरण की स्थिति जो थी ना, वो कहाँ थी, दीप्त फ्रिंज के लिए थी। और जब शरंग से शरंग और गर्त से गर्त मिल रहा था, गर्त से गर्त और शरंग से शरंग मिल रहा था, तो दीप्त फ्रिंज बन रहा था। और वैसे ही अदीप्त फ्रिंज होता है,
मतलब एक सुरंग और एक गर्त, एक सुरंग और एक गर्त, वो क्या होता है अदीप्त होता है, वो आगे देखेंगे। देखो तो ये वाला एक तरंग है, ये इसका सुरंग और ये दूसरी तरंग है इसका सुरंग, अब तो दोनों सुरंग से सुरंग मिल रहे हैं। देखो तीव्रता अधिकतम आ रही है ना, इसका सुरंग तो तीव्रता अधिकतम आ रही है। फिर देखो इसका गर्त तो भी देखो तीव्रता अधिकतम आ रही है। मतलब तो जब गर्त से गर्त या सुरंग से सुरंग मिलता है तो वहाँ पर तीव्रता अधिकतम आती आती है। तो ये संपोषी व्यतिकरण की स्थिति हो गई और यहाँ पर तीव्रता क्या होती है, अधिकतम प्राप्त होती है। तो ध्यान रहे संपोषी व्यतिकरण में तीव्रता का मान क्या होता है, अधिकतम प्राप्त होता है। के सेकंड जब सुरंग से गर्त या गर्त से सुरंग, मतलब एक तरंग का सुरंग होना चाहिए, एक तरंग का गर्त आना चाहिए। तो जब सुरंग से गर्त या गर्त से तरंग मिलता है तो अतिरिक्त फ्रिंज बनती है। तो कौन सी फ्रिंज बनती है, अतिरिक्त फ्रिंज बनती है, अर्थात पर्दे एन पर काला धब्बा प्राप्त होता है, अर्थात तीव्रता न्यूनतम आती है। देखो काला धब्बा का मतलब ही क्या होता है, तीव्रता न्यूनतम, ठीक है। और ये विनाशी व्यतिकरण, तो ध्यान रहे विनाशी व्यतिकरण क्या होता है, तीव्रता न्यूनतम, और तीव्रता न्यूनतम क्या होती है, काला धब्बा। तो दोनों पता होना चाहिए। संपोषी व्यतिकरण क्या होता है, तीव्रता अधिकतम, और तीव्रता अधिकतम का मतलब क्या होता है, चमकीला धब्बा। तो ये तीनों बातें इसकी और तीनों बातें इसकी आनी चाहिए। वही बात देखो, चित्र समझ लो आप, इसका सुरंग और इसका गर्त। तो जब ये सुरंग और ये गर्त, तो ये और ये आपस में काट देगा, ये इसको काट देगा, दिशा विपरीत है तो काटने पे क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। वो पीछे वाले में क्या और जुड़ रहा था, इसकी और इसकी दिशा क्या है, समान है। तो ये ऊपर दो दिशा समान तो जुड़ रहा था पीछे वाले में, तो a प्लस ए क्या हो गया, 2a हो गया। अब देखो तो यहाँ पर ये कौन सी कंडीशन हो गई, ये विनाशी व्यतिकरण की स्थिति हो गई, और यहाँ पर तीव्रता का मान क्या हो गया, 0 हो गया, न्यूनतम हो गया। तो ये रिंग का द्विशलिट प्रयोग हो गया। अब देखो ये कभी कभी परिभाषा पूछ लेते हैं ऐसे एग्जाम में कि फ्रिंज की परिभाषा दीजिए। तो फ्रिंज की परिभाषा लिखी हुई है कि पर्दे पर एकांतर क्रम में एक समान चौड़ाई की, ध्यान रहे एकांतर क्रम में, तो पर्दे पर एकांतर क्रम में एक समान चौड़ाई की दीप्त व अदीप्त पट्टिकाएं बन जाती हैं, दीप्त व अदीप्त पट्टिकाएं बन जाती हैं, जिन्हें फ्रिंज कहते हैं, फ्रिंज, ठीक है। तो दीप्त व अदीप्त पट्टिकाओं बनना ही क्या है, फ्रिंज है। मतलब धब्बा जो बनता है वही क्या होता है, फ्रिंज होता है। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था, जो धब्बा जो बनता है वही क्या होता है, फ्रिंज होता है, ध्यान रही। अब देखो ये इसमें ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ग्राफ क्या है, इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में ग्राफ पूछ लेते हैं कि इसमें व्यतिकरण में जो ग्राफ बनता है, तीव्रता वितरण का जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ कैसे बनता है। तो देखो इसमें ग्राफ देखो, ये सबसे पहले यहाँ पर क्या है, ये उच्चिष्ट है, मतलब ये संपोषी व्यतिकरण की स्थिति है। संपोषी व्यतिकरण हमने यहाँ पर पढ़ा था, संपोषी व्यतिकरण ये उच्चिष्ट है, केंद्रीय उच्चिष्ट ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस। तो इसका मतलब क्या हो, दीप्त हो गया, ये तुम्हारा अदीप्त। मतलब दीप्त का मतलब क्या होता है, तीव्रता अधिकतम, उच्चिष्ट, और निम्निष्ट का मतलब क्या होता है, तीव्रता न्यूनतम। तो ये तीव्रता न्यूनतम हो गई यहाँ पर, तो ये उच्चिष्ट और ये निम्निष्ट। तो इस प्रकार से ये उच्चिष्ट, फिर ये निम्निष्ट, फिर उच्चिष्ट, फिर निम्निष्ट, तो एकांतर क्रम में चलता रहेगा। और ये तीव्रता वितरण का जो ग्राफ है वो ग्राफ एक समान प्राप्त होता है, और ये जो ग्राफ बनता है वो कलांतर फाई और तीव्रता के मध्य बनता है। तो ये ग्राफ एग्जाम में पूछ सकते हैं। थैंक यू।